हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की पीटी 365 2022 के लिए, जो कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की है। और आज आपके सामने पार्ट 8 आने वाला है। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हम जानेंगे 7th शेड्यूल के बारे में। तो टॉपिक हमारा है 7th शेड्यूल, और ये न्यूज में क्यों रहा आपको समझाती हूँ। देखिए 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन ने यहाँ पे कहा कि भाई एक थ्रू आउट रिव्यू होना चाहिए 7th शेड्यूल का संविधान के, क्योंकि किस लिए करने के लिए बात करी है, इन द वेक ऑफ जो करंट चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के और पैंडेमिक के। तो आइए थोड़ा सा 7th शेड्यूल के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल नंबर 246 जो है ना हमारे संविधान का, वो लेजिस्लेटिव पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को। ये जो सब्जेक्ट्स लिखे हैं ना 7 शेड्यूल के अंदर, उसके सब्जेक्ट्स को लेके ब्रॉडली जो एंट्रीज हैं जो रिलेटेड हैं नेशनल इंपॉर्टेंस से, ये सारी की सारी दी गई हैं यूनियन गवर्नमेंट को, और जो एंट्रीज लोकल कंसर्न की हैं ये स्टेट्स वगैरह को अलॉट करी गई हैं। अब सरकारिया कमीशन के हिसाब से देखें तो कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं वो ना ही एक्सक्लूसिवली नेशनल कंसर्न के होते हैं और ना ही जो है वो लोकल कंसर्न के होते हैं, इसलिए यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। थोड़ा आम भाषा में समझाती हूँ। 3 लिस्ट आ गई इस 7 शेड्यूल के अंदर, एक हो गई यूनियन लिस्ट, एक हो गई स्टेट लिस्ट और एक हो गई कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन के सब्जेक्ट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट के अंदर स्टेट्स नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, और कॉन्करेंट के अंदर दोनों ही, क्योंकि वो दोनों ही के परव्यू के अंदर एकदम टोटली नहीं आ रहे हैं। अब समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए क्या रैशनल था ना, बनाने के पीछे कोई तो कारण होता है ना। तो क्या रैशनल था बिहाइंड मेकिंग दिस सिस्टम? यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया के, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चले, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, सबके पास सारी स्टेट्स की खुद की आज़ादी भी तो ज़रूरी है, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को इनेबल किया जाए। तो ये तो हम समझ गए, बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ये देखिए कि थोड़ा सा मैंने आपको बताया लिस्टों के बारे में। तो ये शेड्यूल लिस्ट जो है वो 3 यहाँ पे कंटेन करता है, वो और क्लियरली समझाती हूँ। एक होती है लिस्ट 1, या आप कह लो यूनियन लिस्ट, जिसके अंदर जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस होता है, जिसमें आपके डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग वगैरह आता है। यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ 100 आइटम्स होते हैं, नंबर आइटम्स होते हैं। पहले स्टार्टिंग में ये सिर्फ 97 हुआ करते थे। फिर आती है लिस्ट 2, या फिर आप इसे स्टेट लिस्ट भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव कॉम्पिटेंस होता है। अब आप कहेंगे इसके एग्जाम्पल, तो जी हाँ बिल्कुल, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, सैनिटेशन, बेटिंग और गैम्बलिंग वगैरह जो है ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के अंदर आते हैं। स्टेट लिस्ट के अंदर 61 नंबर आइटम्स हैं। स्टार्टिंग में ये 66 हुआ करते थे ओरिजिनली। फिर आती है लिस्ट 3 या कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों ही पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, दोनों के पास ही कॉम्पिटेंस होता है। इनमें कुछ एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स और फॉरेस्ट वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अंदर 52 नंबर्ड आइटम्स हैं। ओरिजिनली ये सिर्फ 47 हुआ करते थे। तो आई होप आपको इंटरेस्टिंग चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक कहता है बोरोइंग पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो फिलहाल न्यूज में क्यों रही इतनी बड़ी बात, थोड़ा समझते हैं। तो हुआ क्या था दोस्तों, पिछले साल की बात है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोरोइंग लिमिट को बढ़ा दिया था स्टेट्स की 3% से, जो उनका GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 3% से बढ़ा के यहाँ पे 5% कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में कुछ और बात। देखिए जो 5% किया था ना, इसमें से 1% जो है वो रेस किया जो था, मतलब 1% जो बढ़ाया गया था वो लिंक किया जाता है टू शोइंग प्रोग्रेस ऑन 4 सेट्स। अगर कोई भी स्टेट्स 4 सेट्स पे यहाँ पे प्रोग्रेस शो करती है ना रिफॉर्म मेजर्स की, अभी मैं बताती हूँ कौन कौन से 4 सेट्स हैं, तो 1% यहाँ पे उसका बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए 4 वो कौन चीज़ है, पहला 1 नेशन 1 राशन कार्ड, दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू।
उसके बाद ये जो पॉलिसी है इंसेंटिव देने की स्टेट्स को, ताकि वो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, ताकि एडिशनल फंड्स उनको मिल सके। और ओवरऑल यहाँ पे 23 ऐसी स्टेट्स रही जिन्होंने एडिशनल बोरोइंग को करीब 1.06 लाख करोड़ की यहाँ पे पाया, अवेल किया। अब यहाँ पर डू यू रिमेम्बर इन्होंने बहुत अच्छा निकाला है। आइए थोड़ा समझाती हूँ कि कुछ चीजें याद भी आ जाएंगी और कुछ चीजें रिवाइज भी हो जाएंगी। देखिए, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसे लाया गया था 2003 में, जो टारगेट को सेट करता है सरकारों के लिए कि वो फिस्कल डेफिसिट को अपने रिड्यूस करके रखें। एक्ट यहाँ पे रूम प्रोवाइड करता है डिविएशन का फ्रॉम एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, हमने कहा मान लो कि हर साल ऐसा हो सकता है कि हम आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, तो खर्चा रुपया से ₹1.25 कर सकते हैं कुछ कंडीशन में। अब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.8% था जीडीपी की 2021-2 में, और सरकार का एम था कि हम इसे कम करेंगे, 4.5 लेकर आएंगे जीडीपी का बाय 2025-6 के। ठीक है, तो ये तो हो गई बात अपनी। अब एक बात ये आता है कि सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में अगर मैं बात करूं, क्या होती है बोरोइंग पावर, जरा ये भी बताइए। देखिए, बेसिस सबसे पहले बताएंगे और फिर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिफरेंशिएशन समझाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अगर आपको बताऊं, तो आर्टिकल नंबर 292 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेस्ट्रिक्टेड पावर होती हैं, वो बोरो कर सकती है टू सब्जेक्ट टू लिमिट सेट बाय पार्लियामेंट, जितना पार्लियामेंट ने कहा है उतना ही बोरो कर सकती है। लेकिन आर्टिकल नंबर 292 के अंदर ये पावर लिमिटेड होती है बाय एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, दूसरा बेसिस है टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन का। तो सेंट्रल के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये यहाँ पे डोमेस्टिकली और अब्रॉड दोनों जगह से बोरो कर सकती हैं। लेकिन स्टेट सिर्फ और सिर्फ जो लोन ले सकती है वो डोमेस्टिकली ही ले सकती है, बाहर से नहीं ले सकती। कोई दूसरी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जो सेंट्रल के लिए नहीं अवेलेबल है लेकिन स्टेट के लिए अवेलेबल है। जैसे स्टेट यहाँ पे बोरो कर सकती है सिक्योरिटी पे ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। दूसरा, आर्टिकल नंबर 293 के तहत स्टेट यहाँ पे बोरोइंग्स नहीं रेस कर सकती, करती क्या छोड़िए, नहीं रेस कर सकती बिना सेंट्रल की कंसेंट के। अगर मान लीजिए इसका कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, मतलब बकाया है, और ये रिपेबल है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमने कुछ आपको बोरोइंग पावर्स भी बता दी जो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में है। आई होप आपको समझ में आया होगा और सही लगा होगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम बात करेंगे जो कि स्क्रीन पे आपके आ गए हैं। पहला टॉपिक दोस्तों है वो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। देखिए, स्पेशल असिस्टेंट मेजर ये एक्सटेंड करा गया आंध्र प्रदेश को इन ल्यू ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स स्टेटस के अंदर। सैम जो स्पेशल असिस्टेंट मेजर है ये प्रोवाइड करा जाएगा बाय वे ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट फॉर एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स जो कि साइन करे गए और डिस्बर्स करे गए 2015-16 से 2019-20 के बीच में बाय द स्टेट। और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का स्टेटस पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में। क्यों? ये एक क्लासिफिकेशन थी जो दी गई थी सेंट्रल के द्वारा टू असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ उन सारी स्टेट्स के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रहा था जहां पे जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस थे, जैसे हिली टेरेन थी, स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल बॉर्डर था, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस थी, और नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस था। जो 14 फाइनेंस कमीशन है इसने SCS को रिस्ट्रिक्ट करा सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न और 3 और हिली स्टेट्स के लिए। और SCS के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करती क्या है, आपने पढ़ा होगा, 90% जो स्टेट का एक्सपेंडिचर है वो उसका खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है सारे ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, और एक्सटर्नल एड देती है। वाइल जो बाकी का 10% हुआ ये लोन के तौर पे दिया जाता है स्टेट को, वो भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो बहुत ही फायदे मिलते हैं इसके अंदर, तभी तो सब स्टेट डिमांड करती हैं। और अगर पैसा खर्चा नहीं हुआ तो वो लैप्स नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्टेट्स जिनके पास ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता है ये एग्जेम्प्ट होती है कस्टम ड्यूटी से भी, कॉर्पोरेट टैक्स से भी, इनकम टैक्स से भी और दूसरे टैक्सेस से भी, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और आ सके। तो इसीलिए तो सारी स्टेट्स, मैंने बताया ना, जान दिए रहती हैं कि हमको चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो कहता है इनर लाइन परमिट के बारे में। हाँ, क्या है भाई इनर लाइन परमिट? देखिए, लद्दाख की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने यहाँ पे स्क्रैप कर दिया इस इनर लाइन परमिट का सिस्टम सारे ही इंडियन नेशनल्स के लिए टू विजिट द प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि यूनियन टेरिटरी के हैं, ताकि यहाँ पे रूरल टूरिज्म और बढ़ाया जा सके और यहाँ पे इंडिया की सोवरेनिटी को अंडरलाइन कर सके। देखिए, फॉरेनर्स जो चाहते हैं किसी प्रोटेक्टेड एरियाज में जाना
ये इनके लिए अभी भी परमिट लेने की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट उन्हें लेना पड़ेगा और उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले ये 7 दिन थी, अब ये 15 दिन कर दी गई है। तो आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा, थोड़ा सा इनर लाइन परमिट के बारे में आपको बताती हूँ। इनर लाइन परमिट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, जिससे यहाँ पे इंडियन सिटीजन को अलाउ करा जाता है कि वो स्टेट्स में ट्रैवल कर सकते हैं अंडर IPL फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो सिस्टम है वो आज के टाइम पे फोर्स में है इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश आती है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आती है। इसको यूज करा जाता है इंडिया के अंदर ताकि इंडिजीनियस कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सके नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे गवर्नमेंट को रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके मूवमेंट को कुछ एरियाज के लिए, है ना। जैसे कुछ एरियाज होते हैं ना जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास होते हैं, तो उनमें ज़्यादा लोग ना इन्वॉल्व हो, ज़्यादा लोग ना टहल सके, इसलिए यहाँ पे इसको लाया गया था। कॉन्सेप्ट जो है वो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 से निकल के आया है, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेगुलेशंस को फ्रेम किया था जो एंट्री और जो को रेस्ट्रिक्ट करती थी और रेगुलेट कर रहा था स्टे आउटसाइडर्स का इस ये डेजिग्नेटेड एरिया के अंदर। तो ये था प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्राउन्स का खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट था ना, बाय प्रिवेंटिंग ब्रिटिश सब्जेक्ट्स मतलब इंडियंस को फ्रॉम ट्रेड विद इन दीज रीजन्स। तो ये आप देख सकते हैं स्टेट जो कि इनर लाइन परमिट के रिजाइम के अंदर आती है। अरुणाचल प्रदेश का एरिया देखिए, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का एरिया देखिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। समझाती हूँ मैं क्या है क्या नहीं है। तो हुआ क्या कि रिसेंटली पंजाब की सरकार ने एक मेलर कोतला को क्रिएट करा एज अ 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। जो पावर होती है ना नई डिस्ट्रिक्ट को बनाने की या ऑल्टर करने की या खत्म करने की एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट को, ये दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ये किया जाता है या तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से और या तो फिर स्टेट असेंबली के माध्यम से। हालांकि जब एक स्टेट चाहती है किसी का नाम चेंज करना डिस्ट्रिक्ट का या रेलवे स्टेशन का, तो इसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दैट इज NOC की जरूरत पड़ती है फ्रॉम अ नंबर ऑफ अदर मिनिस्ट्रीज और एजेंसीज, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वगैरह वगैरह। अब आपको पता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप नई स्टेट्स को बना सकते हो एग्जिस्टिंग स्टेट्स में से निकाल के या फिर दो स्टेट्स को आपस में मर्ज करके। और इसी प्रोसेस को दोस्तों कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। अब जो बेसिस होता है ना रीऑर्गेनाइजेशन का, ये लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजियस के बेसिस पे हो सकता है, एथनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे हो सकता है। जो नई स्टेट्स को क्रिएट किया गया प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 2, 3 और 4 के तहत की जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इस रिगार्ड में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है ये भेजा जाता है स्टेट असेंबली को, बट पार्लियामेंट के पास कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो एक्सेप्ट ही करें या एक्ट ही करें उन व्यूज पे जो स्टेट लेजिस्लेचर के हैं। तो ऐसा लॉ, नो सच लॉ एज ए फोरसेट शैल बी डीम्ड, है ना, जैसे इसमें से कहूंगा ना कि कोई भी ऐसा डीम नहीं है टू बी अमेंडेड ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल नंबर 368। सिर्फ जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो किए जाते हैं फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ बातें सिक्स शेड्यूल के बारे में दोस्तों। तो रिसेंटली क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश है, सॉरी सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, आई एम सॉरी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लद्दाख से, इन्होंने डिमांड किया कि जो रीजन है इसे सिक्स शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। सिक्स शेड्यूल में क्या आता है, सिक्स शेड्यूल में यहाँ पे प्रोविजंस आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन की ट्राइबल एरियाज की स्टेट्स के अंदर। कौन सी स्टेट्स इसके अंदर आती हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडर आर्टिकल नंबर 244 पार्ट 2। तो ये यहाँ पे संविधान को यहाँ पे जो अलाउ करता है कि अब यहाँ ये जो मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये अलाउ करता है कि आप ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को बना सकते हैं और काउंसिल को बना सकते हैं विद हायर ऑटोनॉमी, ज़्यादा यहाँ पे आज़ादी होती है टू फ्रेम द प्रोविजंस टू सेफ गार्ड लैंड एम्प्लॉयमेंट एंड कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। नेक्स्ट बात करेंगे, आई एम सो सॉरी अगर आपको पीछे से खराटों की आवाज़ आ रही है, माय फादर इज स्लीपिंग एंड ही इज नॉट लिसनिंग एट ऑल, कि थोड़ा सा रुक जाएं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एंटरटेन करने के लिए एप्लीकेशन को जिसे फाइल करा गया वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, जो परमिशन मांग रही थी कि हम अपने खुद के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यहाँ पे अपॉइंट करना चाहते हैं विदाउट UPSC दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इन्वॉल्वमेंट के बिना। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट कर लें। देखिए पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट पुलिस रिफॉर्म्स
प्रकाश सिंह केस जजमेंट 2006 और मॉडिफाई भी किया गया 2018 में। ये ऑर्डर करता है कि स्टेट को यहाँ पे नाम वगैरह जो भी डीजीपी के कैंडिडेट के हैं वो भेजने पड़ेंगे यूपीएससी को, और उसके बाद ये 3 कैंडिडेट को पिक करेंगी फ्रॉम एलिजिबल नेम्स, जो कि सीनियरिटी पे बेस्ड होंगे, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होंगे, सर्विस रिकॉर्ड और दूसरे कुछ क्राइटेरियाज पे बेस्ड होंगे। स्टेट गवर्नमेंट फिर सेलेक्ट कर सकती है सिर्फ टॉप 3 कैंडिडेट को, जिसे मतलब जो प्रोवाइड करे गए हैं ये कैंडिडेट की मिनिमम 6 मंथ्स ऑफ सर्विस बची हो। अब देखिए प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था, मैं आपको बताती हूँ। कोर्ट ने यहाँ पर 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, है ना, ये आपको मैं बताती हूँ। ये हैं 7 डायरेक्टिव्स कि टू पुट ऑन रिकॉर्ड डीप रूटेड प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिलाइजेशन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स एंड सिस्टमिक जो वीकनेस थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस में काफी कमी देखने को मिल रही थी और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन था विद पॉलिसी। वो 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है सुप्रीम कोर्ट के? पहला कि आप एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाइए एट सेंट्रल लेवल। दूसरा कि आप एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाइए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तीसरा कि आप पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड बनाइए। चौथा कि आप सेपरेट इन्वेस्टिगेशन और LNO जो है फंक्शनरीज बनाइए। उसके बाद 2 ईयर टर्म एसपीज का, SHOs का फिक्स करिए, 2 ईयर टेन्योर डीजीपी के लिए, और आप एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को बनाइए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। लास्ट 2 टॉपिक्स आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला है इसमें से वो है सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के, वो सर्व करे एक शो कॉज नोटिस बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री अंडर सेक्शन 51 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन जो कि दिया गया हो, या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे दिया गया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे दिया गया हो, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा दिया गया हो, या उसके बिहाफ पे दिया गया हो अंडर द एक्ट। तो ये यहाँ पे 2 ईयर इम्प्रिजमेंट, 2 साल की जेल, अगर मान लीजिए रिफ्यूज या कंप्लाई किया जाता है विद द ऑर्डर्स। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज का। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज को सेटअप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जो कि सारी पावर रिलेटेड स्कीम्स को देखेंगी यूनियन गवर्नमेंट की। कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे पार्लियामेंट के, डिस्ट्रिक्ट के एज चेयरमैन के तौर पे, दूसरे एमपीज भी होंगे डिस्ट्रिक्ट के को चेयरमैन के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे एज मेंबर सेक्रेटरी अमंग अदर्स। सारी स्टेट्स और यूटीज जो हैं इनको नोटिफाई और इंश्योर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज के एस्टैब्लिशमेंट को लेके अंडर द इंटीमेशन ऑफ MOP। तो ये किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है और ओवरसाइट है लोगों पे, इसे प्रॉपर इंश्योर किया जा सके। ये जो प्रोसेस होता है ना पूरा प्रॉपर जो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का, इस प्रोसेस में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में देश के अंदर। तो सरकार के क्या इनिशिएटिव है पावर सेक्टर को लेके आपको समझाती हूँ। एक है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दूसरा है इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, तीसरा है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, है ना। तो ये आपके DDU GJY, आपका IPDS और सौभाग्य स्कीम। रिसेंटली कैबिनेट ने 3.03 ट्रिलियन को अप्रूव करा है ताकि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए, जो कि रिफॉर्म बेस्ड है और रिजल्ट लिंक्ड स्कीम है। एम ये है, उद्देश्य ये है कि हम ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करेंगे, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटीज होगी सारे ही जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लिए, पावर डिपार्टमेंट्स के लिए, इसमें आपका प्राइवेट सेक्टर डिस्कॉम को एक्सक्लूड करा गया है, और रिजल्ट लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस है टू डिस्कॉम्स। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। यस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आप मुझे ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो मेरे काम में। बाकी फेसबुक पे आप इन वीडियोस को देख सकते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे इन सारी जगहों पे PDFs वगैरह और क्वेश्चंस वगैरह और न्यूज़ वगैरह के लिए फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।